नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। जीएनटी के स्पेशल शो में सबसे पहले बात उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। दरअसल उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास माणा गांव में एक एवलांच की चपेट में 55 मजदूर फंस गए थे। हालांकि अब तक 50 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और 5 लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हालांकि बचाव के काम में मौसम बाधा बन रहा है, लेकिन 6 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय थल सेना के 3, वायुसेना के 2 और एक और हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में शामिल है। अब तक बचाए गए मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स में इलाज चल रहा है। कल सुबह 7 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई थी और कल ही 33 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि आज 17 मजदूरों को बचाया गया। आपको बता दें कि 5 मजदूरों को बचाने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे, जिसमें आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सुबह मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण भी किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की भी। सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात भी की और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी भी इसी के साथ ले रहे हैं। सिर्फ उत्तराखंड के चमोली में ही परेशानी नहीं हुई है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से हुई बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से परेशानी बढ़ी है। लेकिन बीआरओ और स्थानीय प्रशासन जोर शोर से रास्ता को खोलने का लगा हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही यातायात व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी, जहां सड़कों पर रुकावटें आ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही कई इलाकों में लैंडस्लाइड और भारी बर्फबारी से यातायात व्यवस्था पर असर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के कई गांवों में भारी बर्फबारी से आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन जल्द से जल्द इन रास्तों को खोलने में लगा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से यातायात पर असर पड़ा है। कई इलाकों में सड़क पर मलबा बिखरने से जाम जैसे हालात हैं। प्रशासन मलबों को हटाने में लगा है, लेकिन अभी भी सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लगातार जो एसडीआरएफ की कंपनीज हैं और इसके साथ जो जेसीबीज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि उस बड़े बोल्डर को काट के जो रास्ता खोला जा सके और उसके बाद ये रास्ता सुचारू रूप से खुल सकेगा। हिमाचल के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस कुल्लू में भी वही हाल है। यहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आ गया है, जिससे ट्रैफिक पर असर दिख रहा है। हालांकि ये मलबा देर रात आया था, अब उसे हटाने में प्रशासन लगा है। अचानक बदले मौसम का असर रुद्रप्रयाग चमोली हाईवे पर भी पड़ा है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि न तो इससे जान माल का नुकसान हुआ और न ही पूरी तरीके से सड़क बंद हुई है। पहाड़ आधा टूटकर पूरा नीचे आ गया है और इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो रोड पर इसमें पसरी हुई हैं। पूरी रोड जो है इससे लगभग कह सकते हैं कि बाधित हो रही है, लेकिन एक छोटा रास्ता है जिससे कि लोग निकल सकते हैं। ये पूरा हाईवे है। उत्तर भारत में पिछले दिनों फरवरी में ही तापमान बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से हर कोई ताज्जुब कर रहा था कि फरवरी महीने में मौसम का ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम में ठंडक वापस आ गई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम में बदलाव के साथ बर्फबारी से कई पहाड़ी इलाकों में खुशी का माहौल भी है। समय से पहले ठंड खत्म होने से इस बार हिल स्टेशन पर पर्यटन का मौसम जल्द ही खत्म सा हो गया था और बर्फ की काफी कमी महसूस की जा रही थी। लेकिन प्रकृति ने ऐसे इलाकों को सौगात दी। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी काफी ज्यादा खुश हैं और फिर से पहाड़ी राज्यों में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। पिछले कई दिनों से बर्फ की कमी महसूस कर रहे हिल स्टेशन पर पहुंचे सैलानियों और कारोबारियों को मौसम ने तोहफा भी दिया है। बर्फ से कई इलाकों में प्रकृति ने अनोखा श्रृंगार किया है।
और पूरा इलाका चांदी सा चमकने लगा है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे टूरिस्टों के साथ स्थानीय व्यापारियों की चांदी हो गई है। यही नहीं, स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी के बाद काफी राहत महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार बर्फबारी से पर्यटक तो आएंगे ही, फसलों को भी काफी फायदा होगा। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उम्मीदें हैं कि आगे और एक डिस्टर्बेंस, मौसम की डिस्टर्बेंस जो है वो हो, ताकि यहाँ और जो है पानी की कमियां और जमींदारों की जो मुश्किलातें हैं वो उसमें कमी आए। और यहाँ के लोग जो हैं, आज से पहले जब भी मौसम खराब होता था तो लोगों को ये काफी दिक्कत महसूस होती थी, लेकिन आज लोगों ने खुशी मनाई, बहुत ज्यादा राहत महसूस कर रहे हैं। डोडा ही नहीं, अनंतनाग और पुंछ में भी बर्फबारी से काफी खुशी है। पर्यटक अब फिर से पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। गुलमर्ग की तस्वीरें लुभाने वाली हैं। बर्फ से लदे पहाड़ों की खूबसूरती देखने लायक है। जमीन पर बर्फ का कब्जा यहाँ की अलग ही कहानी बयान कर रहा है। हालांकि अभी पर्यटक कम हैं, लेकिन जो हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का नजारा देखिए। पूरा इलाका बर्फ की वजह से सफेद हो गया है। ऊपर से चटकीली धूप पूरे नजारे को और सुंदर बना रही है। गाड़ियों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, हर जगह बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी अच्छी बर्फबारी हुई है और ये सिलसिला फिलहाल जारी है। हर जगह बर्फ का साम्राज्य है। पर्यटकों को माने मनचाही मुराद पूरी हो गई है। हालांकि कई जगहों पर बर्फ की वजह से आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। बस लीव्स नहीं थी, ज्यादा बहुत कम लीव्स थी, तो हमने सोचा कि चलो शॉर्ट ट्रिप पे कुछ अच्छा फन करेंगे। तो एंड यहाँ पे आने के बाद तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना स्नो है, तो अभी आज जस्ट एंजॉय। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अब 1-2 दिन मौसम साफ रहने वाला है, लेकिन 3 मार्च की सुबह से फिर से बर्फबारी शुरू होने की उम्मीद है। वेदर की बात करें तो आज 1 मार्च और कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और 3 मार्च को संभावना है कि अर्ली मॉर्निंग से 3 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली कांगड़ा है, कुल्लू मंडी, शिमला है, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ में इन्हीं डिस्ट्रिक्ट की हाई रिचेज और जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर है, यहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तराखंड के हालात भी कमोबेश यही हैं। यहाँ पर भी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में बर्फ का ये सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी हो रही है, वो कमजोर पड़ता जा रहा है और ये पूर्व की ओर खिसक रहा है, जिससे यूपी और बिहार में बारिश की संभावना है। आज का अगर स्थिति देखते हैं तो पश्चिम विक्षोभ बहुत ज्यादा मूव तो नहीं किया है, मगर काफी वीक हो गया है। उसके एसोसिएटेड जो लो लेवल फीचर्स थे वो भी काफी वीक हो गया है। मॉइस्चर काफी कम हो रहा है। जाहिर है बर्फ और बारिश के इस खूबसूरत मेल ने इन दिनों पहाड़ों में हर किसी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। यहाँ के किसानों से लेकर सैलानियों तक लंबे वक्त से इसी के इंतजार में थे और अब उनकी मुराद भी पूरी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब आपको लिए चलते हैं गोवा, जहां पर आज गोवा कार्निवल की शुरुआत हुई है। देखिए। गोवा में आज से प्रसिद्ध कार्निवल का शुभारंभ हुआ है और इस उत्सव का मुख्य आकर्षण एक अनोखी परेड है, जिसमें चकाचौंध करने वाली झांकियां शामिल होती हैं। ये पंजिम से शुरू होकर वास्को, मडगांव और मापुसा जैसे शहरों तक जाती है। परेड में तरह तरह की झांकियां, स्थानीय कलाकार और संगीतकार शामिल होते हैं और ये सभी लोग गोवा की पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। जुलूस का नेतृत्व राजा मोमो करते हैं, जो गोवा कार्निवल के विरासत कहे जाते हैं। किंग मोमो ने गोवा वासियों को अपने संदेश में लोगों के बीच एकता का आह्वान किया है। इस कार्निवल की सबसे खास बात यह है कि ये पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है और हर गोवा वासियों के साथ पर्यटकों को भी प्रकृति को लेकर खास संदेश देता है। और इस वक्त गोवा में हमारी संवाददाता शगुफ्ता मौजूद है। आइए देखते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए, घूमने फिरने के इरादे से अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जाते हैं और वहाँ के कलर्स अगर आपको बाय चांस देखने के लिए मिल जाते हैं, डोंट मिस इट। मैं घूमने के लिए आई थी एक्चुअली गोवा में पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन बाय चांस गोवा का कार्निवल, गोवा फेस्टिवल मुझे देखने को मिल गया है। दिस इज सो कलरफुल। गोवा की संस्कृति को बयां करता हुआ, गोवा के फूड को बयां करता हुआ, गोवा के ट्रीज को बयां करता हुआ, सब चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्गों तक हर कोई इन झांकियों का पार्ट बना हुआ है। ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन। और मेरे पीछे आप ये कलर्स देख सकते हैं। तमाम कलर्स मैं जीएनडी के दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ। आप वो वीडियोस भी देखिएगा, आपको कलर्स भी देखिएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हर कोई सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि टूरिस्ट जो है वो कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, जिनसे मैंने बात की है वहां से आए हैं, स्पेशली फॉर द सेक ऑफ गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल जो एक संदेश दे रहा है कि गोवा में अगर आप पहुंचते हैं एज अ टूरिस्ट तो यहाँ पर पहुंचकर गोवा में गंदगी मत फैलाइए। सेकंड, गोवा में आते हैं लोग सी फूड खाने के लिए। सी फूड इतना फेमस क्यों है उसके बारे में बताया गया है। गोवा कार्निवल के शुभारंभ के मौके पर मशहूर गायिका आशा भोसले भी मौजूद थीं, जो एक तरफ वो कलाकारों का उत्साह बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ कार्निवल के संगीत का आनंद भी उठा रही थी। हालांकि गोवा में आशा भोसले की ये मौजूदगी गोवा वासियों के उत्सव का रौनक बढ़ा रहा था। आशा भोसले को अपने बीच पाकर उनका उमंग दोगुना हो गया। अब मशहूर गंगाराम अस्पताल का एक अनोखा इतिहास आपको बताते हैं। एक गंगाराम अस्पताल दिल्ली में है तो एक लाहौर में भी है। लाहौर में कैसे बना गंगाराम अस्पताल और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, यह सब बता रहे हमारे संवाददाता निखिल नाज अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। आप में से जो लोग नई दिल्ली में रहते हैं या फिर उसके आसपास रहते हैं या कभी दिल्ली में आपने विजिट किया हो तो श्री गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। काफ़ी नामी गिरामी अस्पताल है। लेकिन इस वक्त मैं लाहौर में खड़ा हूँ। मेरे पीछे एक अस्पताल है जिसका नाम भी श्री गंगाराम अस्पताल ही है। और ये अस्पताल और जो दिल्ली में है दोनों एक शख्स के नाम पर ही रखा गया है। पर आपको क्या पता है, दिल्ली का अस्पताल बाद में बना, पार्टीशन के बाद में 1951 में श्री गंगाराम की मेमोरी में। श्री गंगाराम जो कि एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। लेकिन जो ओरिजिनल अस्पताल है, जो पहले अस्पताल बना था, वो दरअसल ये था जो गंगाराम जी ने बनाया था। और ये बना था दिल्ली के अस्पताल से 30 साल पहले 1921 में। पार्टीशन के बाद लाहौर में वो जो सड़कें थी या जगहें थी जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, उनके नाम बदल दिए गए थे। लेकिन ये उन चुनिंदा जगहों में से है जिसका नाम नहीं बदला गया। ये लगाव है लाहौर का जो शहर है गंगाराम जी के साथ। तो आखिर वो क्या थे, क्या थी उनकी शख्सियत, क्यों उन्हें सर गंगाराम भी कहा जाता था, इसको जानते हैं।
श्री गंगाराम जी को जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने सर की उपाधि भी दी थी, क्योंकि वो एक बहुत नामी गिरामी सिविल इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपी की वजह से ही श्री गंगाराम अस्पताल चला, जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। जो भी उससे मुनाफे उन्होंने कमाए उससे मुफ्त में लोगों का इलाज हुआ। उसके अलावा खेती को लेकर भी उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। पाकिस्तान में कई ऐसे बंजर इलाके थे जहाँ खेती नहीं हो पाती थी क्योंकि नदी का पानी नहीं आता था। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मावल के साथ ये सुनिश्चित किया कि पानी वहाँ पर आए और खेती बाड़ी हो सके। लाहौर के कई बड़े नामी गिरामी इलाके, मॉडल टाउन जो पार्टीशन से पहले जाना जाता था, उसको भी पूरी तरह से गंगाराम जी ने डिज़ाइन किया था। उसके अलावा कई नामी गिरामी यहाँ की जो बिल्डिंग्स है, जैसे कि जनरल पोस्ट ऑफिस लाहौर का जो है, लाहौर म्यूजियम, एचकिंसन कॉलेज और जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सब गंगाराम जी की देन है। पाकिस्तान को, लाहौर को शायद इसीलिए उन्हें आज भी फादर ऑफ मॉडर्न डे लाहौर कहा जाता है। इस वक्त हम लाहौर के गुलबर्ग इलाके में हैं। इसे हार्ट ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। और ये जो आप एक बड़ा सा बागीचा देख रहे हैं, यहाँ पर सर गंगाराम रहा करते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद इस जगह का हाल काफ़ी बेहाल सा हो गया था। तो उनका घर है यहाँ मेरे सामने, एक खंडर में तब्दील हो गया था। लेकिन अब 78 साल बाद इसे रिस्टोर किया गया है। कोशिश की गई है कि जो इसकी पुरानी शान है उसी का रूप दिया जा सके। पाकिस्तान और ख़ासतौर लाहौर में जो हमें रिएक्शन आता है कि यार ये जगह इधर है कैसे। और मैं तो हम गुलबर्ग में हैं, गुलबर्ग लाहौर का सेंटर है और लोगों को यकीन नहीं आता कि इतनी पुरानी इमारत इधर मौजूद थी और किसी को पता नहीं था। तो पाकिस्तान में, लाहौर में तो ये रिएक्शन आ रहा है। फिर हम इंडिया में भी वायरल हो गए हैं। उधर से जो रिएक्शन, बड़ी अप्रिसिएशन आ रही है कि जी आपने एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को बचाया है, जो कि मेरी उम्मीद है इंडिया में भी लोग कर रहे होंगे इस तरह का काम। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये सर गंगाराम की प्रॉपर्टी है तो देन एक और इंटरेस्ट भी है इंडिया में कि उनका बड़ा नाम है लाहौर में। तो अप्रिसिएशन ही आ रही है ज़रा ज़्यादा। सर गंगाराम पाकिस्तान बट मोर सो लाहौर के लिए एक बहुत ही अजीम इंसान थे। उन्होंने जो भी मॉडर्न लाहौर है वो उन्होंने ही बनाया है। माल रोड की सारी बिल्डिंग जो प्रोमिनेंट है उन्होंने बनाई है। मॉडल टाउन जहाँ मैं रहता हूँ उन्होंने बनाया है। तो बहुत इज्जत दी जाती है उनको। और ऑब्वियसली हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल जो दिल्ली के हॉस्पिटल से पुराना है, वो भी उनकी याद में बनाया गया था। तो आई थिंक जो लाहौरी होते हैं वो बड़ा फ़ख्र रखते हैं अपने शहर पे। और अगर आपको लाहौर शहर पे फ़ख्र है तो आपको फिर सर गंगाराम पे भी फ़ख्र होना चाहिए। इस वक्त मैं लाहौर के मॉल रोड पे खड़ा हूँ और ये कहा जाता है कि पार्टीशन से पहले इस मशहूर सड़क पर सिर्फ 2 ही स्टैचू हुआ करते थे। एक क्वीन विक्टोरिया का जो एम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड थी जाहिर तौर पर, उनका स्टैचू था, और दूसरे कोने में स्टैचू था श्री गंगाराम जी का। पार्टीशन के बाद दोनों स्टैचू कहाँ गए इसका पता नहीं। कहते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू तो इंग्लैंड चला गया, श्री गंगाराम का स्टैचू कहाँ गया पता नहीं। लेकिन पार्टीशन के बाद एक कहानी जो मांटो है, शाहदतुद्दीन मांटो, आपको पता है बड़े नामी गिरामी राइटर थे, थिंकर थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने श्री गंगाराम के जो स्टैचू के बारे में एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था गार्लैंड, जिसमें वो लिखते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो थोड़े जो रेडिकल एलिमेंट्स थे उन्होंने उस स्टैचू को तोड़ने की कोशिश की। तो जब वो कर रहे थे उनमें से, भीड़ में से एक शख्स वो भी था जिसने एक माला बनाई हुई थी चप्पलों की। तो जब वो डालने गया, उसको ऊपर चढ़ाया गया, जब वो डालने गया उनके स्टैचू पे तो वो कहीं फिसल गया, गिर गया। जब वो गिरा तो उसकी टांग टूट गई। तो जब उसकी टांग टूटे हुए गिरे हुए आदमी को लोगों ने देखा तो कहा यार जल्दी जल्दी इसको गंगाराम हॉस्पिटल ले जाओ इसका इलाज कराने। तो शायद वही कहानी एक तरह से दर्शाती है कि जो गंगाराम जी थे उनका क्या योगदान था लाहौर के शहर से जुड़ा या फिर पाकिस्तान से जुड़ा। और शायद यही एक कारण है कि आज भी उनकी लेगेसी, उनकी कहानी जिंदा है। लाहौर से निखिल नाज, आज तक।
कल यानी 2 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि दोनों टीमों के लिहाज से ये मैच ज्यादा खास इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन ये दावेदारी का मैच ज्यादा होने वाला है क्योंकि जो जीतेगा वो ग्रुप ए में टॉप पर रहेगा और उसका सेमीफाइनल में मुकाबला ग्रुप बी के दूसरे नंबर की टीम से होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया लगातार 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेट से पराजित किया था। फिर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भी 6 विकेट से जीत हासिल की है। हालांकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में किससे भिड़ेगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। कल यानी 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड में भिड़ंत होनी है, जिसको लेकर टीम इंडिया जबरदस्त जोश में है क्योंकि इसी मैच से ये फैसला होगा कि कौन सी टीम ग्रुप में सबसे ऊपर रहेगी। वैसे परिणाम चाहे जो भी रहें, भारत दुबई में ही 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेलेगा। बता दें कि ग्रुप ए में पहले नंबर पर रहने वाली टीम को ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से सेमीफाइनल खेलना होगा। वहीं ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ग्रुप बी की टॉपर टीम से भिड़ेगी। ग्रुप ए से भारत के अलावा न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप बी में अब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में से किसी एक टीम को सेमीफाइनल में जगह मिलेगी। वैसे अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी कम है। ग्रुप ए में भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान को रखा गया है। न्यूजीलैंड की टीम इस ग्रुप में 2 मैचों में 2 जीत के साथ पहले नंबर पर है क्योंकि उसका रन रेट टीम इंडिया से बेहतर है। भारत तभी इस ग्रुप में टॉप पर रह सकता है जब वो न्यूजीलैंड को हराए और न्यूजीलैंड की टीम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में भारत पर भारी रही है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम में अभी तक कुल 11 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है। इसमें दोनों टीम का जीत और हार का रिकॉर्ड बराबर है। टीम इंडिया को 5 मुकाबले में और न्यूजीलैंड को भी इतने ही मुकाबले में जीत मिली है, जबकि एक मुकाबले में परिणाम नहीं निकला है। वहीं T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड की टीम 3 बार आमने सामने हुई है और सभी मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा है। साल 2000 में केनिया की मेजबानी में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीम आपस में भिड़ी थी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था, लेकिन टीम इंडिया का हौसला बुलंद है। अभी हाल ही में उसने T20 वर्ल्ड कप जीता था और चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपने प्रदर्शन से देशवासियों की मुस्कान को कायम रखा है। हालांकि भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच होने वाला मुकाबला और रोमांचक रहने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सच्ची और अच्छी खबर में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।